वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं और हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ ऐसे स्पेशल लोग जो हमारे मुल्क के लिए मुख्तलिफ शोबों में इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं विदाउट वांटिंग एनी अप्रिसिएशन। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि जी ठीक है, खैर इंटरनेशनली तो बहुत एक्लेम मिल रहा है, लेकिन कुछ को जो है वो शिकायत यही है कि मुल्क के अंदर अप्रिसिएशन नहीं मिलती, बाहर जाके जितनी अप्रिसिएशन मिलती है उससे इनकरेजमेंट मिलती है। हमारे पास मौजूद हैं जिमी एंजन है साहब, हु इज़ अ वेरी वर्ल्ड रेनाउंड पेंटर, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो एफर्ट्स हैं सोशल सेक्टर में वो भी बहुत हैं। परवीन सैयद फिलैंथ्रोपिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राजा आमिर जो एक कराटे एक्सपर्ट हैं, एक यूनिक फॉर्म ऑफ कराटे जिसको क्यूकिशन कहते हैं, और उनके साथ साथ मौजूद हैं मुज्तबा रफ़ीक जिन्होंने बहुत मुख्तलिफ चीज़ें की हैं, और लेकिन उनकी जो क्रेडिट पे सबसे बड़ी चीज़ जाती है वो है जी कि 8 साल की उम्र में, ये मैं एक रिकैप दे रही हूँ आप लोगों को, 8 साल की उम्र में उन्होंने यौम तकबीर जो एक दिन मनाया जाता है उसका नाम ये तजवीज़ किया था, एटम बॉम्ब की क्रिएशन का जो दिन मनाया जाता है। अच्छा, आपने बोला मुज्तबा साहब कि पाकिस्तान में कोई अप्रिसिएशन और कोई रिकग्निशन नहीं मिली, तो मैं जब बाहर गया तो मिली। तो यहाँ जब आप वापस आए हैं, क्योंकि अमूमन ये होता है ना कि जी दूसरे मुल्कों में गए तो वहाँ अप्रिसिएशन मिली और वहाँ रिकग्नाइज़ किया लोगों ने, तो वापस आए तब लोगों ने कहा जी अच्छा चलो आपने कुछ किया है। वापस आए तो कैसा रिस्पांस मिला? वापस आके भी वो कोई ख़ास रिस्पांस नहीं। अभी जब मैं आया हूँ वापस, जो जैसे मैंने आपको यौम तकबीर का बताया, तो वो तो जो इनामी रकम थी उस टाइम, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब ने, तो वो तो इनामी रकम भी मुझे नहीं मिली आज तक। नहीं मिली। तो मुझे ये कितनी पुरानी बात है, अगर आपको 8 साल में आपने ये 98 में जो, तो उस टाइम तो खैर मुझे तो इनाम की हद तक तो कोई लालच नहीं है। एक मेरा एक नाम आ जाना है, कहते हैं अल्लाह की तरफ से, यही एक बहुत बड़ा समझ लें, इसको मैं समझता हूँ एक मौज़ा और एक एजाज़ और ऑनर की बात है। तो अभी रिसेंटली मैं वापस आया, मैंने एक कोशिश की है, अपना कैंपेन चलाई है उसमें, पाकिस्तान से लेकर खैबर तक यूथ के हवाले से। अच्छा, हाँ, तो क्या किस चीज़ की कैंपेन है? वो कैंपेन ये है कि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें वॉइस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन के नाम से वो रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है यूथ के हवाले से, और इंटरनेशनली सतह पर मेरा जो ये प्लेटफॉर्म है, इसमें मेरे साथ मुसलमान के साथ गैर मुल्की लोग भी मौजूद हैं। तो ये फेसबुक पे भी मेरा अकाउंट है मुज्तबा लंदन के नाम से, यूट्यूब में मुज्तबा रफ़ीक के नाम से आप देख सकते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमने कैंपेन ये बनाई है कि उसमें एक मैसेज हमारा ये है कि जैसे लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, वर्क फॉर चैरिटी, किसी खिदमत इंसानियत के लिए भी कुछ काम करें। तो ये है, तो वो जो बनाया प्लेटफॉर्म, उसमें जितना अच्छा माशाल्लाह से अप्रिशिएट मिल रही है, उसमें हमने कोई नस्ल का फ़र्क नहीं रखा हुआ। हमने उसमें हर नस्ल के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और उसमें हम जो काम कर रहे हैं एज अ खिदमत इंसानियत के हवाले से काम कर रहे हैं, और इसमें माशाल्लाह बड़ी अच्छी हमें सपोर्ट मिल रही। तो पाकिस्तान में जो मैंने कैंपेन चलाई यूथ के हवाले से, तो अभी इंशाल्लाह अपना 28 को हम इसका बाकायदा ऐलान करेंगे समाजी खिदमत के हवाले से, 28 मई जो आने वाला है एटम बम के हवाले से। तो मैं उन नौजवानों को ज़रूर कहूँगा कि वो आगे बढ़ें और अपने हिम्मत नहीं हारें। बात यह है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे बने ताकि वहाँ से फिर हम इसको फाइट करें, जितना भी हमारी जो नौजवान यूथ है कि जिनको वसाइल नहीं मिलते, आपको ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी हमारे प्लेटफॉर्म को, और बहुत शॉर्ट टाइम में माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है, और जो है कहते हैं यौम तकबीर के हवाले से लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मैं तो बात करूँगा यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की, कि जिनको हमने निगलेक्ट कर दिया, इतना बड़ा नाम हमारे मुल्क का जो है, तो हम तो कुछ है नहीं उनके सामने जो है। तो मेरी अपना इंशाल्लाह कोशिश चल रही, ज़िंदगी ख्वाहिश है, और मे भी हो सकता है 28 मई को शायद मैं उनके साथ ये सेलिब्रेट करूँ दिन इस्लामाबाद में इंशाल्लाह। अच्छा जिमी जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि ये जो एक अलमिया है हमारा कि हम नहीं रिकग्नाइज़ करते उन लोगों को अपने मुल्क में जो कुछ कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यू थिंक इंटरनेशनली रिकग्निशन जो मिलती है उससे ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है लोगों को? मैं थोड़ा सा डिफरेंटली सोचता हूँ। मैं कहता हूँ कि इंसान क्या इज़्ज़त देगा इंसान को, ये इज़्ज़त का मसला है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और हमें किसी चीज़ की शिकायत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, और पता नहीं हम लोगों से इज़्ज़त मांगते क्यों हैं कि जी वो नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। इंसान क्या इज़्ज़त देगा? कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से हम क्यों इज़्ज़त मांगते हैं? वो क्या दे सकता है हमें? अल्लाह ताला जब आपको इज़्ज़त देता है ना, जब प्यार मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा इनाम होता है, आपसे सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और दूसरी ये बात है कि जहाँ तक आपने शुरू में बात की थी कि इतनी सारी वैरायटी वगैरह, तो मैं आपको बताऊं कि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप एब्स्ट्रैक्ट भी, तहरीक पाकिस्तान पे भी, जवेदनामा भी, ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं? तो मैं बताता हूँ लोगों को कि मैं तालिब इल्म हूँ, लेकिन तालिब इल्म हूँ अल मुसव्वर का, जो अल्लाह का एक नाम है, क्योंकि ही इज़ परफेक्ट और हम इम्परफेक्ट हैं। हम कोई परफेक्ट नहीं है,
हमारे बहुत खराबियाँ हैं, खामियाँ और वो परफेक्शन आ भी नहीं सकती चाहे आप कुछ भी लेकिन सारी उम्र मैंने लेवल ऑफ एक्सेलेंस अचीव करने की कोशिश की। इन 89 आई वाज वन ऑफ द टॉप 15 आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट द मॉडर्न म्यूजियम न्यूयॉर्क। सिलेक्शन हुई थी मोमा में, और आई वाज द ओनली पाकिस्तानी जिसको नेशनल एंडोनमेंट ऑफ द आर्ट्स अवार्ड भी मिला था उस ज़माने में। लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था अपना कोई इंटरनेशनल कि मैं यहाँ हूँ और मैं कोई समझता हूँ जो इज़्ज़त आपको मुल्क में मिलती है ना, उससे ज़्यादा इज़्ज़त आपको बाहर नहीं मिलती। नहीं मिलती। अच्छा, इस पॉइंट पे जिमी साहब एक कॉल लेंगे एंड वील कम बैक टू यू। अली हैं जी कराची से लाइन पे। आई एम सो सॉरी, बड़ी देर से होल्ड कर रहे हैं जिमी जी। जी अली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। क्या कहेंगे अली? अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने ऐसा टैलेंट, ऐसे लोगों को बुलाया कि वाकई जिनको जो है ना जिनको पजीराई की असल ज़रूरत है। और यूथ में जो मुश्तबा बैठे हैं, आमिर सर बैठे हैं और जो खातून है, मैं इनको और हमारे साथ पायनियर्स हैं, मैं क्या कहूँ इनके बारे में, दे आर रियली अमेजिंग। सर आमिर जो है, मैं इनको सर इसलिए कहता हूँ कि मैंने एक तो इनको बहुत ज़्यादा इनके स्टूडेंट्स से मैंने सीखा है। और ये जो है जी इनके स्टूडेंट्स से मैंने सीखा है। और इनके बारे में मैं क्या कहूँ, सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये बहुत ही शर्मीले इंसान है, पर्सनल और सीरियस भी बहुत है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली इनके बारे में मैं बोलूँ कि ये हिडन टैलेंट ऑफ पाकिस्तान है। और आपको मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने, आपकी टीम ने जो है ना, ये तो आप टीम को दें, उन्होंने ये सारे लोग हमारे लिए इकट्ठे किए हैं और वाकई आपने एक टैलेंट को वाकई सामने लाया। थैंक यू। अच्छा अली, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ मास्टर्स में KU से। अच्छा। और इसके अलावा जो स्टाइल ये जो करते हैं आमिर सर, मैं इसमें भी जो है वो इसका भी स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और इनको मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स में देखा है, नेशनल लेवल पे और जो है इंटरनेशनल लेवल पे। ये जो 7 लड़के आए हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि इन्होंने अपने आप को किस तरह जो है ना अपनी सेल्फ पे जो है ना अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। और सब जो है ना किसी किस्म वो ज्यादा खुश नहीं हो रहे आपकी बातों से, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन में कोई तब्दीली नहीं आई। अली नहीं आपको आ जानी चाहिए। मैं इन्हें कहें कि मैं इन्हें देख रहा हूँ, थोड़ा सा ख्याल कर लें मेरा भी। अच्छा प्लीज उनके लिए। अब आप बात करना चाहेंगे अली से? जी थैंक यू, ये बात की है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आपने सही कहा, बहुत शर्मीले हैं वो अली। थैंक यू। अच्छा अली, आप क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसे एफर्ट करने की जिसमें हम अपने जितने मीन्स हैं उसके अंदर रह के या उससे बाहर निकल के कुछ करें, तो आपने क्या सोचा कभी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ करूं जिससे कोई तब्दीली आए या कुछ किसी की हेल्प हो? सोचा कुछ कभी? मैंने भी सोचा और मैं KU में भी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। और उस फील्ड में जाने का मेरा मेन मकसद यही था कि हमारी जो यूथ है, जो अपकमिंग यूथ है, जो आइंदा कुछ सालों बाद जो है वो पाकिस्तान की बागडोर संभालेगी, उस यूथ को जो है ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, ऐसी उनकी तरबियत की जाए या उनको फिजिकली इतना एक्टिव किया जाए कि वो अपने तमाम जो है जिंदगी के जितने भी शोबे हैं उन सब में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और हेल्थ एंड फिजिकल में भी यही हमें सिखाया गया है, यही बताया गया है कि अगर आप मेंटली, सोशली, फिजिकली, इमोशनली अच्छे हो, ठीक वेल हो, तो फिर आप एक सोसाइटी के अंदर अपना पॉजिटिव जो है इमेज बनाते हो। और वो आप हमारे मुल्क को आप फिर अब इंटरनेशनली जब चले जाते हो तो एक जहाँ पर भी जाते हो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो। और वही आपकी जो है वो फिटनेस, आपका जो है एक इमेज जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर, आपके मुल्क का नाम मशहूर होता है। थैंक यू। ये हमारे यूथ के लिए यही मैं मैसेज भी दूंगा। और मैं आपको फिर दाद दूंगा कि आपने राजा आमिर जैसे जो है एक बेहतरीन खिलाड़ी को, जो कि अपनी सेल्फ पे जाके सारे काम करता है और किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई कुछ करे या ना करे, हमने अपनी जो है वो मेहनत कंटिन्यू रखनी है और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके जो जितने भी जो है इसने काम किए हैं वो किए हैं। थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया। आपके स्टूडेंट हैं अली?
ज़्यादा खुशी नहीं हुई आपको कि अली का फ़ोन आया? नहीं हुई? आप जानते हैं अली को? आपको लगता है कि कभी मुलाकात हुई? क्योंकि उन्होंने तो बहुत माइक में ज़रा बोली, बड़े कह रहे हैं बड़े कॉम्पिटिशन्स में आपको देखा है और नहीं, मैंने नहीं पहचाना। अच्छा, नहीं पहचाना। जी जी जिमी जी, बैक टू आवर कन्वर्सेशन। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो नाम इज्जत वगैरह होता है ना, ये कोई ज़रूरत नहीं होती है। इंसान क्योंकि तारीख जो है ना, हिस्ट्री, वो रिकॉर्ड ज़रूर करती है। जो बड़े बड़े लोग थे ना, जो तारीख उनको रिकॉग्निशन बाद में ही मिली अपनी जिंदगी में नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी। और मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास 2 लोग ऐसे हैं जो दुनिया में शायद किसी भी मुल्क में नहीं होते। एक अब्दुल सत्तार ईदी साहब और दूसरे अदीबुल हसन रिजवी साहब। ये 2 लोग ऐसे हैं जो मैं इतने मुल्कों में गया हूँ, मुझे ऐसे 2 इंसान नहीं मिले। और मैं वहाँ खुलकर कहता हूँ, मैं जब लेक्चर्स देता हूँ, मैं उनको कहता हूँ, मैं कहता हूँ आपके पास 2 लोग नहीं हैं जो हमारे पास हैं। और वो उन लोगों के बारे में जानते हैं इंटरनेशनली, लोगों को पता होता है? लोगों को पता है, अदीब साहब को और ये ईदी साहब को सारी दुनिया जानती है और इज्जत भी करती है। और वो बेलॉस काम कर रहे होते हैं, उनको परवाह नहीं होती कि कौन क्या कर रहा होता है। उनको कोई वो नहीं है कि हमें अप्रिसिएशन मिले ना मिले, वो अपने कॉज में। जो परवीन काम कर रही है, ये भी बहुत बड़ा काम है, बिकॉज शी आल्सो कम्स फ्रॉम नॉट अ रिच फैमिली और एनीथिंग एंड लुकिंग आफ्टर द पुअर। तो ये ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कल भी हम यही डिस्कस कर रहे थे जब वो MV अल्बीडो एक बहरी जहाज़ है, अगर आप लोग जानते हैं, जिसका जो क्रू है वो किडनैप हुए हुए थे, उनकी फैमिलीज आई हुई थी और वो फंड रेजिंग कर रहे थे बड़े 2 महीनों से। और उन्होंने कहा कि जिनके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है, जिनको उन्होंने आगे आके मदद नहीं की, जिनके पास नहीं है या अपनी लेवल पे उनको बल्कि उनको ज़रूरत होगी शायद मदद की, उन्होंने आगे आके मदद की है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास सब कुछ होता है वो शायद जानते नहीं हैं अहमियत, या वो लोगों का दुख और दर्द फील नहीं कर सकते। आई फील बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी एक लेजरली कंफर्टेबल लाइफ में रहते हुए किसी का दुख या दर्द फील करेंगे, क्योंकि उनका एक बबल होता है। डू यू एग्री विद दैट? ये भी हो सकता है। और दूसरी बात है कि इतनी तकलीफ़ें हैं पूरे मुल्क में, आप देखें कहाँ तकलीफ़ नहीं है, आप किस किस को हेल्प कर सकते हैं? जितने को कर सकते हैं आप करें। 100 ऑफ लोगों के ऑपरेशन करवाने उनके पास पैसे नहीं है, फौत हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मलिक रियाज साहब ने बहुत बड़ा दिल दिखाया कि उन्होंने 13 करोड़ रुपए दे दिए। यस, ठीक है, ही कैन अफोर्ड इट। लेकिन बड़े लोग हैं जो कहते हैं कि अमीर ही इस तरह हुए हैं कि जी अपनी होल्ड कर करके उनका, बट इट्स वेरी वेरी बिग ऑफ हिम। और आई होप कि अब ये जो हमला है ये सेफली वापस आ जाए। ये तो एक सोमालिया वालों ने एक बिजनेस बना लिया। ये दूसरा हमारा बहरी जहाज था जो किडनैप हुआ। कॉलर है हमारे पास लाइन पे, कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, खुरम साहब कैसे हैं? जी, खुरम जमाल बात कर रहा हूँ। जिम्मी साहब, एक्चुअली अभी मैंने ये टीवी देखा और लाइट अभी आई है। अच्छा। तो जिम्मी साहब बात कर रहे थे, मैं बताऊं कि जिम्मी साहब खुद माशाल्लाह इस फील्ड में, कार खैर में, कहीं भी कोई काम हो, मेरी भी NGO है, मैं एंटी नारकोटिक्स पे काम करता हूँ। और जिम्मी साहब को जब मैंने किसी भी कॉज के लिए बुलाया है तो जिम्मी साहब सबसे आगे खड़े हुए होते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये, और दूसरी बात ये कि इस प्रोग्राम के हवाले से चूंकि पाकिस्तान की बात हो रही है और ये सब बात हो रही है, तो एक चीज़ और मुझे रिक्वेस्ट करनी थी और शायद आप लोग एग्री करें इससे, कि कौमी तराना हमारा हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन आज तक मेरा ख्याल है कि 1% बच्चों को उसके मायने नहीं पता कि वो है क्या, वो मैसेज क्या है। वो सिर्फ रट्टा किया हुआ है। तो खुदारा कम से कम कुछ नहीं तो कौमी तराने की जो अहमियत है वो जरूर उजागर करें, तो ये भी आप समझ लें कि इस कौम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। आप लोगों का मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप लोग बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है। जिम्मी साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और हमारी दुआ है कि जिस कॉज के लिए आप प्रोग्राम कर रही हैं, अल्लाह करे कि आप लोगों को कामयाब व कामरान। इंशाल्लाह, बिल्कुल। थैंक यू सो मच खुरम साहब, बहुत शुक्रिया। लोग एक्चुअली देख रहे होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बेशक वो खुद बैठ के कुछ उनके मीन्स ना हो कुछ करने के लिए, लेकिन जस्ट अप्रिसिएशन और रिकग्निशन। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि ज़रूरत नहीं होती अप्रिसिएशन रिकग्निशन की, राइट? मैं कहता हूँ कि इज्जत
मैंने सिर्फ कहा कि अल्लाह ताला देता है। हाँ, लेकिन अच्छा मुझे लगता है कि हमारी जो यूथ है उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई अप्रिशिएट करे उनके एफर्ट्स को, तभी उनमें इंकरेजमेंट आती है। और ये बड़े कम लोगों में होता है कि किसी ना किसी अप्रिसिएशन के बगैर आगे बढ़ते रहे, राइट? तो ये क्यों है? इंसानी फितरत है ये, आई बिलीव। देखिए ना, अप्रिसिएशन हर एक को मिलती है। हाँ। उनको भी मिली है, रिकग्निशन मिली है, ठीक है ना। ये रिकग्निशन नहीं मिली होती तो आज यहाँ क्यों बैठ के ये बात कर रहे होते। लेकिन उनको शिकायत है कि अपने मुल्क से नहीं मिली। नहीं, वो अपने मुल्क से जो इज्जत मिलती है ना, वो कहीं भी नहीं मिलती। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे कई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, वो मुल्क को बदनाम करके ना बार अवार्ड लेते हैं। तो उसमें आप मुझे बताएं कि उसमें कोई प्राइड होती है कि आप डॉक्यूमेंट्री यहाँ बनाए बच्चों पे, उस पे, फलाना पे। मैं उनको कहता हूँ कि आप डॉक्यूमेंट्री यहाँ दिखाएं, अपने मुल्क में दिखाएं, जहाँ चेंज आना चाहिए। तो बात ये है कि वहाँ से फिर इज्जत उनको मिले भी, उसका क्या फ़ायदा है? अपने मुल्क को बदनाम करके आप इज्जत हासिल करें, उसमें क्या फ़ायदा? तो ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे you're right, फ़ायदा क्या है? या तो वहाँ से कोई हेल्प आ रही होती कि जी वो आके कुछ चेंज ला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है ना इज्जत हर इंसान के लिए, वो उसको अपनी ज़िंदगी में मिल जाएगी। बेशक वो ज़्यादा काम करे, कम करे, जो करे, तो मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कामयाबी हासिल करने के बाद जिमी जी उनका दिमाग उनमें बहुत गुरूर आ जाता है, या बहुत वो समझते हैं कि हमने को बहुत मार्का मार लिया है। और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो एफर्ट्स तो कर रहे हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, लेकिन फिर वही बात आ गई कि अपने आप को बस प्रमोट करना है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें। अब ज़रूरी नहीं है कि जो लोग सारे चैनलों पे बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं वो सही तौर पे बोल रहे हैं, या उनकी कोई अचीवमेंट उनकी बातों से रिलेट कर रही है। ये जो बात करना और असल अचीवमेंट में बहुत फ़र्क है। मैं यहाँ 10 घंटे बैठ के आपसे बात करूं और मैंने अचीव ही कुछ ना किया हो, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है? तो मैं समझता हूँ कि आपको हम्बल रहना चाहिए, आपको सिंपल रहना चाहिए। सूफी बरकत अली का मैं शागिर्द हूँ, वो नंगे पैर फिरते थे, एक जब्बा पहना हुआ था, और वहाँ हज़ारों लोगों को खाना खिलाते थे, और कभी किसी से गुफ्तगू नहीं की उन्होंने, ना किसी से कुछ कहा। और जो बच्चे थे प्रिजनर्स के, उनको एजुकेशन देते थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ जो कुरान जो डिस्ट्रॉय करते थे उसको रिपेयर करते थे, और एक कुरान महल था वहाँ वो जमा करते थे, वो कुरान महल कहते थे फैसलाबाद में। वहाँ सारी दुनिया से लोग आते थे और उनको सारी दुनिया से फंड आते थे, और 12 बजे रात को ज़ीरो कर देते थे। वो कहते थे कि उस दिन का हिसाब उस दिन ज़ीरो हो जाना चाहिए, वो दे देते थे सारा, अगले दिन के लिए नया शुरू होता था। वाह, वो असल चीज़ है जो लोग करते हैं, इस तरह के काम, इस तरह के काम। और ना कोई बात करना ना कुछ करना। सारी दुनिया ने लिखा उन पर, लेकिन उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया। इस पॉइंट पे एक कॉल लेते हैं रमीज़ की। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई जी, ड्रॉप हो गई जी। अच्छा, तो मुझे थोड़ी सी आपकी पेंटिंग के बारे में हम बात करते हैं जिमी जी, के वही डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग अडॉप्ट की। मैंने देखा कि ऑयल्स भी हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। तो आपका अपना सिग्नेचर स्टाइल आप क्या कहेंगे है? मैंने पार्टीशन पे 74 से पेंटिंग शुरू की थी। मुझे ड्रीम्स में आता था, ख्वाब में आता था कि ट्रेन जल रही है, लोग मर रहे हैं, और काफले चल रहे हैं, लेकिन मैं पैदा नहीं हुआ था 47 में, मैं 54 में पैदा हुआ था। और मुझे 73 से ड्रीम्स आते थे। तो आपको क्या लग रहा है ये ड्रीम्स इसलिए आते थे क्योंकि आपने इतनी स्टोरीज सुनी थी, वो दिमाग में विजुअल्स? स्टोरी भी नहीं सुनी थी, लेकिन मुझे इतना रियल नज़र आता था कि मुझे लगता है जैसे मैं वहाँ था। ये जैसे कि ये पेंटिंग है पूरी कैरावान की, ये इन मेमोरी ऑफ द मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन है, फिर कुछ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है। Am I right? ये हैं उन पेंटिंग्स में शामिल। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, जहाँ अटैक किया था विलेजेस वगैरह पे, ये उसकी डिटेल्स है। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मैंने पेंट इसलिए की थी कि हमारी जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, उनको कुछ पता ही नहीं है अबाउट पार्टीशन। उनको ये पता ही नहीं है कि
कितनी कुर्बानियाँ गई है, जो टेक्स्ट बुक्स में जो पढ़ी है उन्होंने बेसिक फैक्ट्स वही पता होते हैं, वो भी भूल जाते हैं। पढ़ा भी है लेकिन उनको कोई आइडिया ही नहीं है। तो आई पेंटेड दिस पेंटिंग्स कि उनको रियलाइज हो। इसके अलावा फिर इलामा इकबाल का जावेदनामा मैंने पेंट किया, और वो इलामा साहब की बड़ी ख्वाहिश थी, उनके खतूत में लिखा हुआ था कि कोई आर्टिस्ट जावेदनामा को पेंट करे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में किसी ने किया। उसके विजुअल फॉर्म को? जी, विजुअल फॉर्म। 1982 में मैंने वो कंप्लीट किया पूरा जावेदनामा। यहाँ मैं ढूंढ सकती हूँ ज़रा जिसकी हम बात कर रहे हैं? जी, मैं आपको जावेदनामा दिखाता हूँ। जी प्लीज़ आप दिखाइए जावेदनामा। अच्छा, उसमें कैलीग्राफी भी आपने? मैं आपको ये पेंटिंग दिखाता हूँ। अच्छा जी, ब्रेक पे जाना है जी, हम निकालते हैं नाजरीन ब्रेक में। ओह वाओ, ब्रेक पे जाने से पहले ये पूरी पेंटिंग है 4 पेजेस की, बेस्ड ऑन द पार्टीशन। अगर इसका कोई शॉट बन जाए या हम दिखा दें। डाक की टिकट भी निकली है। ब्रेक पे चलते हैं, और ब्रेक पे जाते जाते ये मैं उठा के दिखाती हूँ। आई होप आई डोंट डैमेज इट। बहुत भारी बुक है ऑब्वियसली, ये पूरी की पूरी अगर जूम आउट करें आप तो ये 4 पेजेस पे। जी नाज़रीन, ब्रेक पे जा रहे हैं हम, ब्रेक से वापस आते हैं और आपको जावेदनामा दिखाते हैं। टेक अ ब्रेक, ये वक्त है मेरा। जी नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं। वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि जिमी एंजने साहब की जो पेंटिंग है जावेदनामा पे बेस्ड, जिसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं, वो आपके सामने अभी मौजूद है। जी जिमी जी, जो आप मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि अलामा इकबाल के ख़त में क्या लिखा था और उन्होंने क्या प्रेडिक्शन दी थी कि जो ये पेंट करेगा। इकबाल के खत उन्होंने खुद लिखा था कि कोई शख्स जावेदनामा को पेंट करे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में किसी ने पेंट नहीं किया। लेकिन 82 में मैंने उनकी ख्वाहिश ये फुलफिल कर दी। लेकिन उनके ख़त में ये लिखा था कि जो शख्स जावेदनामा पेंट करेगा उसमें उसका नाम वैसे ही दुनिया में बहुत फैलेगा, लेकिन एक सिर्फ आर्टिस्ट नहीं पेंट कर सकेगा। जिस शख्स में इल्म इलाही होगी वही कर सकता, जो एक्चुअली उसको दूसरे लेवल पे भी अंडरस्टैंड करे। तो ये फिर 1 साल लगा के मैंने कंप्लीट किया था पूरा जावेदनामा। 1 पूरा साल। और ये आप कह रहे हैं कि ये अगर कोई देखना चाहे, ये लाहौर में है। ये लाहौर में है, किस गैलरी? उनके बेटे के घर में। हाँ जी, कॉल लेते हैं। रमीज की कॉल आ गई है फिर से कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हम पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा कर सकते हैं या पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं रमीज, आपका क्या ख्याल है कि कहाँ हम ज्यादा कर सकते हैं? मेरा तो ख्याल सिर्फ यही है कि हम पाकिस्तान में अपने वतन में रहकर अपने वतन बिल्कुल, बाहर हम क्या करेंगे? बाहर तो हम किसी और को सर्व कर रहे होंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं पाकिस्तान के एक ऐसे हिस्से में रहता हूँ ना जहाँ पे कभी गैस बंद होती है, ना बिजली जाती है और ना ही पानी की कोई यानी कि मुश्किल। ये कौन सा हिस्सा है? बिलावल हाउस के अंदर तो नहीं रहते आप? नहीं जी, मैं निशात इंडस्ट्रीज के अंदर रहता हूँ। मियां मोहम्मद मंशा साहब की ये इंडस्ट्री है। अच्छा। और उसमें मैं वर्कर हूँ और कॉमर्स का स्टूडेंट भी हूँ। अमेजिंग। तो आप क्या करना चाह रहे हैं अपने मुल्क के लिए?
मैं अपने मुल्क के लिए मैम बहुत कुछ करना चाहता हूँ और स्पेशली कि मैं सिर्फ अपने प्रोग्राम के जरिए मियां मोहम्मद मंशा साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि चंद दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं इंडिया में एक बैंक खोलना चाहता हूँ, अगर इंडिया मुझे मौका दे। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन और अपना जो पैसा है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें कि और जो यहाँ पे बेरोजगार लोग हैं वो यहाँ से रोजगार हासिल कर सके और इससे पाकिस्तान की मैशत को फायदा और पाकिस्तान के हर आदमी जो इससे फायदा हासिल कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप कह रहे थे आप कौन सी कॉलोनी में हैं? ये कॉलोनी है नेशनल कॉलोनी के पास है, निशात फिरोजपुर रोड के ऊपर है, निशात मिल है लाहौर में। अच्छा लाहौर में। तो यहाँ आप कह रहे हैं किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, हमें किसी किस्म की एक सेकंड के लिए भी यहाँ पे बिजली नहीं जाती। ये कैसे हो सकता है जब पूरे लाहौर में हर एरिया में लोड शेडिंग होती है और आपके पास नहीं हो रही? इनका अपना पावर प्लांट है मैम। अपना पावर प्लांट है, वाह, ठीक है। तो आई होप इनका आपका मैसेज उन तक पहुँच गया होगा। रमीज, कुछ और पूछना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारे मिल में है वो चाइना के बहुत सारे इंजीनियर्स काम करते हैं, मैं उनको देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता हूँ। उनकी सैलरीज बहुत हाई हैं और जब भी वो मिल के अंदर आते हैं या कहीं पे जाते हैं वो सिर्फ साइकिल इस्तेमाल करते हैं। और जो उनसे नीचे हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर हैं, अगर उन्होंने मेस के ऊपर खाना भी खाने जाना हो तो वो अपनी गाड़ी बाहर निकाल के गाड़ी के जरिए मेस के ऊपर खाना खाने जाते हैं। और ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है मैम देख के इनको। ये तो सुन के ही अजीब लग रही है। अच्छा, और जो चाइनीज आपके साथ जो काम कर रहे हैं इंजीनियर्स, वो जो हैं वो अपनी साइकिल्स इस्तेमाल, क्या आपने बोला? साइकिल्स इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल पूरी दुनिया में, बल्कि अगर आप जाएं यूरोपियन कंट्रीज़ में भी तो आपको लोग नज़र आएंगे साइकिलिंग करते हुए। गाड़ियाँ छोटे डिस्टेंसेस के लिए कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। अच्छा, तो ये ऑब्जर्वेशन जो आपने की, ये आपने उन लोगों को बताया जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं और कहा कि भाई पोल्यूशन कुछ कम कर दो, साइकिल कर लो, कुछ अपनी बॉडी को भी फ़ायदा हो जाए? उनका तो ये हालात है मैम, अगर हमें उनसे कोई काम हो जाए तो हमें उनके पास जाने की इजाज़त नहीं है, उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है, हम अपनी मुश्किलात उनसे शेयर नहीं कर सकते। अगर हमें कोई सिग्नेचर चाहिए हो तो हमें ये ऑर्डर हैं कि सिर्फ क्लर्क को दे दो। और जो चाइनीज है वो हर वक्त अपने यूनिट के अंदर रहते हैं, उनसे कोई भी आदमी मिलता है वो बहुत खुश होते हैं। आप उनको कोई बात करना चाहे तो वो किसी को मना नहीं करते मिलने से ना बात करने से। और जो हमारे पाकिस्तानी है वो तो इतने गुरूर होते हैं, गुरूर होता है कि वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते। वेल, थैंक यू रमीज, आपने फ़ोन किया, शेयर की ऑब्जर्वेशंस, और आई होप अगर कोई इन लोगों में से देख रहा हो मेरा शो या उन तक कोई मैसेज आपका पहुंच जाए तो वो भी थोड़ा सा सोचें कि हम किसी और को देख के ही सीख लें, कोई अच्छी चीज़ अडॉप्ट कर लें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया रमीज़। कभी चाइना जाने का इत्तेफाक हुआ जिमी जी आपका? चाइना नहीं सुना है, बहुत हार्ड वर्किंग नेशन है, वेरी हार्ड। आप में से कभी कोई चाइना गया है? नहीं, कभी किसी चाइनीज़ के साथ इंटरेक्शन हुआ? नहीं। चाइनीज़ के साथ तो इंटरेक्शन बहुत हुआ है। उनके बारे में कहा जाता है कि दे आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, लेकिन जितना टैलेंट हमारे पास हमारे मुल्क में है, अगर उसमें हार्ड वर्क को भी ऐड कर दिया जाए तो शायद पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। हार्ड वर्किंग है, हमारे जो कॉमन लोग हैं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बट दे जस्ट। कौन है जी? नूर अहमद की कॉल है बलोचिस्तान से। जी नूर अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। जी, क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले खुशी हुई इस टॉपिक पे आपका प्रोग्राम जब से देखना शुरू किया, और हमारे ये जो आपके गेस्ट हैं माशाल्लाह से उनकी इतनी अच्छी बातें सुन के थैंक यू। और आपको पता है हमें आपकी पहली कॉल आई है हमें बलोचिस्तान से। नहीं, क्वेटा से आती तो हैं हमें कॉल्स जी बड़ी कम आती है। मेरी फर्स्ट कॉल है किसी भी शो में ये। अच्छा, आपकी फर्स्ट कॉल है किसी शो में? अमेजिंग जी, चलें मुबारक। की वजह से आज मैं मजबूर हुआ कॉल करने से। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हुब्बुल वतनी और अपनी धरती से मोहब्बत का जज्बा एक नेचुरल जज्बा होता है। और हम अगर देखें, हम जब बच्चे होते हैं, हमारे बच्चों में आज भी देख लें, जब कौमी तराने की बात हो रही है वो पढ़ते हैं, या वतन के हवाले से बात होती है या वतन दोस्ती हुब्बुल वतनी के हवाले से, तो उनके चेहरे का रंग तक एक चेंज हो जाता है, एक जज्बा सा उभर आता है। लेकिन यही बच्चे जो आज से पहले कह लें कि बच्चे से 30 साल पहले, वो जब बड़े हम हो जाते हैं, हमारी कौम में हमारे अंदर ये क्या चेंज आता है कि वही जज्बा, सब कुछ चीजें खत्म हो जाती है। हालांकि हमारे अंदर शऊर, तालीम, सब कुछ बढ़ जाती है, लेकिन वो हुब्बुल वतनी का जज्बा बिल्कुल गायब हो जाता है। और हम
वही आई थिंक मायूसी आ जाती है, दुश्मनी के कामों में लग जाते हैं। हालांकि बचपन अगर रिमाइंड कर लें तो उस वक्त हर बच्चा खुश हो रहा था कौमी तराना सुन के, वतन की बातें सुन के, लेकिन बड़े होने के बाद वही किसी ऑफिस में कायदे-आज़म की तस्वीर के नीचे बैठ के क्या कुछ नहीं कर रहा होता। तो ये जज्बा, ये जब हमारे अंदर उस वक्त होता है जब हम मैच्योर नहीं होते, लेकिन जब बज़ाहिर मैच्योर हो जाते हैं तो ये जज्बा कहाँ गायब हो जाता है। आप बताइए नूर साहब, आपको क्या लगता है कि क्यों ये इस जज्बे में कमी आ जाती है? मेरे ख्याल में ये है कि हमारे अंदर बाहिसियत कौम वो बात नहीं रही। अब बहुत सारे रीजन हैं इसके न होने के, जो अजीम कौमों के अंदर है। उनको अपनी धरती से बेपनाह प्यार है और वो समझते हैं कि इस धरती को हम संवारेंगे तो हम खुद, हमारा फायदा है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम इंडिविजुअली जब अपने आप को बेहतर करेंगे तो ही फायदा है, यानी हम इंडिविजुअल सोचते हैं। और बातों की हद तक तो बहुत कुछ होता है, यानी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब कुछ करने का वक्त आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। दूसरी ये कि मुझे बहुत वो दुख होता है कि हमारे जो पढ़े लिखे, जो शऊरी याफ्ता लोग हैं, मैं ये सोचता हूँ कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको इसमें हिस्सा डालना चाहिए, लेकिन बजाय इसके कि वो हिस्सा डालें वो और ज्यादा अमूमन लूट खसूट में शामिल होते हैं। लेकिन एक आम शहरी को देख लें जो कह लें कि 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता है, या एक नौजवान या एक छोटा बच्चा, उसकी दिल में वतन दोस्ती बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जो ज्यादा इस दुनियावी तालीम में आगे बढ़ के बहुत कमा ले, इंजीनियरिंग कर कुछ बड़ी पोस्ट पे, वो बाहर निकलने के बस फिर वो नूर साहब एक ग्रीड शुरू हो जाती है कि और चाहिए और चाहिए, उसके पीछे भागते भागते आप भूल जाते हैं कि कुछ आप जो अपना मकसद होता है वो शायद भूल जाते हैं। इससे क्यों होता है? हालांकि मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि हमारी धरती, हमारे लोग टैलेंट में किसी से कम नहीं है। जो आगे गए उन्होंने दुनिया में नाम कमाया है। क्या वो हम सब अगर मिलके अगर फोकस करें अपनी धरती के ऊपर, इसी को संवारने के लिए फोकस करें, अपनी अपनी फील्ड में कंट्रीब्यूट करें, तो हमारा मुल्क उन मुल्कों की सफ में आ सकता है कि दूसरे लोग विश करें कि हम यहाँ आए। और ऐसा हो सकता है। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूँ, तो मैंने देखा है हमारे लोग इतने टैलेंटेड हैं, यकीन करें बाहर की मल्टीनेशनल फर्म्स इनको ऑफर करती हैं जब इंटरव्यू टेस्ट होते हैं, तो ये लोग अक्सर टॉप कर जाते हैं। गल्फ में आप देख लें मैन पावर और अच्छी अच्छी टेक्निकल पोस्ट पे कौन है, तो लेकिन अपने मुल्क को सर्व करते हुए हम क्यों हिचकिचाते हैं, या ऐसा क्या है जिससे हम पीछे हटते हैं? बस इसी पे सोचना है। नूर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और आई होप जो लोग सुन रहे होंगे वो थोड़ा सा इस बारे में गौर करेंगे। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू और शो जारी रखेंगे। ये वक्त है मेरा। for about 2 hours and then I was still walking. वापस आ चुके हैं हम नाजरीन, और ब्रेक में जिमी इंजीनियर साहब ने ऐसी ऐसी अमेजिंग चीज़ें बताई हैं, कुछ मिरेकल्स। एक तो मिरेकल, मैसिव मिरेकल जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका बताया, और अपनी वॉक्स का बता रहे थे कि उन्होंने कराची से पेशावर एक वॉक की, मुख्तलिफ विलेजेस के थ्रू वॉक करके गए। वो डिस्टेंस जिसको हम गाड़ी में भी तय नहीं करना चाहते। ऑब्वियसली अब तो हम जहाज़ या ट्रेन के थ्रू ही सफ़र कर रहे होते हैं, गाड़ियाँ बड़े कम लोग हैं जो ड्राइव भी करते हैं उस डिस्टेंस को। और आपने 94 में ये वॉक की थी कराची से पेशावर की, और एक और पीस वॉक थी इस्लामाबाद से दिल्ली, आपने वॉक की थी अकेले। बैकपैक था आपके पास? नहीं, it was a sponsored walk from Pakistan and to then India. Tycon company from India. हाँ, लेकिन आपके पास सामान था? नहीं, मेरे पास सामान कैरी नहीं करता था। साथ साथ जा रहा। I was carrying the Indian Pakistan flag on my chest. Okay. It's the first time ever. ये जो अमन की आशा है, ये तो अब शुरू हुआ। वहाँ से ये अब शुरू हुआ। बुनियाद वहाँ से शुरू। 2001 में जो मैंने दोनों कंट्री के फ्लैग कैरी किए थे, first time ever a person put 2 flags
and walking from Islamabad to the borders and all that. तो किसी ने ऑब्जेक्ट किया इस पे या नहीं? मुझे सड़क पे आके लोग पूछते थे कि आपने जंग इंडिया का क्यों? नहीं, कि जंग होगी कि नहीं होगी। किसी ने ये नहीं पूछा कि फ्लैग क्यों कहते। बट जब मैं बॉर्डर पे पहुंच गया था तो मैंने पूछा कि इंडिया में कोई एक शख्स है जो पाकिस्तान का झंडा लगा के चल सकता है? मैंने कहा यहाँ कोई भी नहीं लगा के चलेगा। अच्छा आमिर राजा साहब, थोड़ा आपकी तरफ आती हूँ। हमारी जो यूथ है, क्योंकि आप इतने सारे बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं, उनमें आप क्या जज्बा देखते हैं आगे बढ़ने का और कुछ करने का? यूथ में सब माशाल्लाह अच्छा करते हैं। आज के दौर में जिस तरह की बुराई है उसमें से तो बहुत कम अब इस तरफ आते हैं। ज़्यादातर तो बुराई की तरफ आजकल, जिस तरह सिटी गुटखा पहले 4 आने 8 आने की चीज़ थी, अब वो जो बुराई है वो अब सस्ती हुई है। अवेलेबिलिटी ज़्यादा है उसकी। जी तो इस तरफ बहुत ही कम की हेल्दी चीज़ों की तरफ कम ही आते हैं। लेकिन जो हैं उनमें आपने कितना जज्बा देखा है माशाल्लाह? स्टूडेंट्स में काफ़ी, अभी मेरे खुद स्टूडेंट हैं जो नेशनल लेवल तक गए हैं और अच्छा माशाल्लाह इसमें फाइट्स में कर रहे हैं। लेकिन वो मुल्क के लिए कुछ करने का जो जज्बा है वो आप उनमें देखते हैं? बिल्कुल कि जी हमने सिर्फ ये नहीं कि कराटे सीख के अपनी सेल्फ डिफेंस कर ली, कुछ हमने अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, उस तरह का जज्बा? क्यों नहीं, बिल्कुल। जिस तरह मेरे साथ ही सब ट्रेनिंग करते हैं, उनमें भी इसी तरह का जज्बा है। सब माशाल्लाह कोशिश करते हैं। और हुकूमती सतह की वजह से अभी मेरे 2 स्टूडेंट हैं जो अभी नेशनल लड़के आए हैं, उनका नाम है, पर ये कि नेशनल लेवल पे तो खेल लिया और आगे जाने के लिए उनको सपोर्ट नहीं होती, इस वजह से उनको सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए रियली। तो उसके लिए कुछ किया जा रहा है? बस अपनी मदद आपके तहत ही होता है, हुकूमती सतह पे तो नहीं। एक कॉल लेते हैं। कौन है हमारे साथ लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम। जी मैं कुरैशा बोल रही हूँ। सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, मैं कुरैशा बोल रही हूँ कराची। जी कुरैशा। कुरैशा का मतलब क्या है? कबीला। जी कबीला। अदील? कुरैश का मतलब है कबीले से। हाँ जी, कुरैश का मतलब तो कबीला है। कुरैशा क्या है? बस इसी उससे है ये। अच्छा, उसी से निकलता है। ठीक है। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप बहुत अच्छी कंपेयरिंग करती हैं और आपने जो आज सारे अपने मेहमान बुलाए वो सारे बहुत अच्छे हैं, जिनमें के परवीन सईद जो है वो बहुत अच्छा काम करती हैं। अल्लाह उनके काम में और बरकत दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। मैं उनसे बात भी करना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। माइक। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परवीन बाजी। हाँ अल्लाह का शुक्र। आप जानती हैं? हाँ, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और माशाल्लाह आप जितना अच्छा बोलती हैं और लोगों के लिए काम करती हैं, अल्लाह आपके काम में बहुत बरकत दे, तरक्की दे। आमीन आमीन। इस प्लेटफॉर्म में आपके साथ हम सब आपके साथ चलें इंशाल्लाह। सबको चलना चाहिए, इसलिए कि खाना खिलाना अल्लाह की ज़िम्मेदारी और हम और आप ज़रिया हैं, और ज़रिए में अगर अल्लाह ने हमें शामिल किया तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है। इसके लिए किसी दुनियावी एजाज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बोलने का मौका आज कम मिला है, बल्कि ना होने के बराबर मिला है। तो जाहिर है कि जो कॉज़ है, जो बातें हमें करनी थी वो नहीं कर सके, लेकिन अभी आपकी कॉल से थोड़ा सा मौका मिला है कि ये बात की जाए कि आपको किसी भी सताइश की, किसी हौसला अफजाई की ज़रूरत ज़रूर होती है, लेकिन बहैसियत एक इंसान अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी जगह पे बैठकर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी सोच है, अच्छा किरदार है, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि आप अपने तौर पे सोच रहे हैं। अगर सब लोग इसी तरह सोचते रहें कि हमें अपनी जगह पे रहकर अच्छा काम करना है, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो, हम किसी को फ़ायदा पहुंचा सकें, तो मैं ये समझती हूँ कि एक रोशन पाकिस्तान हमारा मुंतज़िर है। बिल्कुल। तो मैं कुरैशा आपकी भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया जी। ये क्या शिकायत है आपकी? जी बिल्कुल, मुझे शिकायत है। बोलने का मेरी पूरी कोशिश है कि जितना मैं एंगेज कर सकूं अपने गेस्ट को। अब आप बोलिए, अब सिर्फ आप बोलेंगे। नहीं देखिए, मैं आपका टॉपिक इतना जानदार है आज का कि एक आम पाकिस्तानी जब सफ़र करता है या वो काम कर रहा होता है, और जब वो आगे की तरफ 11 साल पहले मैंने खाना घर बनाया था, उससे 25 साल से मैं लोगों की कम्युनिटी के दरमियान में रहकर उनके छोटे छोटे मसले तय कर रही थी, हल करवा रही थी। मुझे तो किसी बड़े एजाज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जिम्मी भाई की भी, आप
किस चीज़ का एजाज़ चाहते हैं? अल्लाह राज़ी है तो आपसे ये काम करवा रहा है ना। अगर वो राज़ी नहीं हो तो हज़ारों लोग कैसे खाना खा लेंगे एक आम पाकिस्तानी और मेरे ख्याल में किसी और को की हेल्प करके या उसकी ज़िंदगी आसान करके जो सुकून मिलता है उससे बड़ा एजाज़ तो कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं है। लेकिन जब आप बड़े बड़े अखबारात में आते हैं कि 23 मार्च को बड़े बड़े एजाज़ सदर पाकिस्तान ने मिला, उसको लाइफ अचीवमेंट मिला, मतलब कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तब इसके बारे में आप क्या फील करती हैं? नहीं मतलब मुझे तो किसी एजाज़ की ज़रूरत नहीं है। जो एजाज़ अल्लाह ने दे दिया है कि एक वो काम जो खालिसतन मेरे रब का है उसके उस काम का एक हिस्सा बना लिया, वो बना लिया है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अच्छे लोग शामिल हो, जिस तरह ये कारवां बन रहा है आगे बढ़ रहा है, लोग आए, क्योंकि ये मसला बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। भूख का, अफलास का, गुर्बत का, इसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक परवीन सईद को ज़रूरत नहीं है, ये तमाम लोगों की ज़रूरत है। तमाम लोग आए, आप एक मुट्ठी आटा दीजिए, एक रोटी पकेगी, एक गरीब के पेट में चली जाएगी। तो ये कि छोटे छोटे स्टेप लीजिए, छोटे छोटे काम कीजिए और आगे बढ़िए। इसके लिए आपको ये नहीं है कि जी मुझे सदर पाकिस्तान ने नहीं बुलाया तो वज़ीर आज़म ने नहीं बुलाया तो मुझे गवर्नर ने नहीं बुलाया या मुझे किसी साहिब हैसियत, जैसे मियाँ रियाज साहब ने कितना बड़ा काम किया। अगर मियाँ रियाज से कहा जाए कि मियाँ रियाज आप आइए खाना घर की बागदौड़ संभाल लीजिए, तो मैं समझती हूँ कि हर गरीब बस्ती में इतनी अल्लाह ने उनको सलाहियत दी है, इतना दौलत दी है, इतना उनको दिल दिया है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो तरीके हम करने के लिए काम तैयार हैं। लेकिन मियाँ साहब आगे बढ़े और बहुत सारे लोग हैं जो बड़े तो सही हमारे जरिए इतने मीन्स हैं, ये सारे मसाइल जो है ना, ये छोटे छोटे मसाइल हम खुद ही तय कर सकते हैं। अगर हमारे भाई बहन एक हो जाएं, किसी और की हमें किसी एड की जरूरत किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की। आप ये देखें ना कि अभी जो है हमारे मुबारक समर साहब ने जो बिजली का मसला हल कराया, उसको क्या किया, उसको एक नाकाम मंसूबा करार दे दिया। क्या समर साहब एक नाकाम मंसूबाबंदी करने की सलाहियत रखते? नहीं। लेकिन सियासत हर अच्छे काम को बुरा और बुरे काम को अच्छा करने की सलाहियत रखती है। अच्छा, क्योंकि हम थोड़ी सी यूथ की भी आज बात कर रहे थे, तो ये बताइए परवीन साहिबा कि आपको हमारी जो नौजवान अब नस्ल है जो बाद में जाके इंशाल्लाह हमारे मुल्क को की जो तरक्की है, प्रोग्रेस है, उसमें उनका ही रोल होगा, उनमें आप क्या जज्बा देखती हैं? मायूसी देखती हैं? देखिए मायूसी तो है, हाँ मायूसी तो है, इंसाफ नहीं है ना। जिस माशरे में इंसाफ नहीं, वहाँ आपको आप कहें कि जी मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा तो नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। तो उसके लिए क्या करें? जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर आगे निकल आए हैं वो क्या अच्छी जॉब कर रहे हैं, मैं मुश्तबा की बात बिल्कुल सही गर्दानती हूँ कि वो बच्चे क्या करें। मेरा भतीजा MBA करके बाहर निकला है, वो पिछले कई महीनों से बल्कि सालों ने डिसेंट जॉब की तलाश कर। बिल्कुल भाई, क्या आप उस पढ़े लिखे शख्स को जॉब देकर अपने मुल्क की तरक्की का हिस्सा नहीं बना सकते? जबकि जाहिलों को दी हुई है। वो सिर्फ एक जो कुछ भी नहीं जानते। मेरी प्यार अच्छी है, मुझे कोई कह देगा मैंने मास्टर क्या समझती हैं परवीन साहब? मैंने मास्टर किया जर्नलिज्म में, मैं चाहती किसी गवर्नमेंट केस में जाती, कुछ करती, लेकिन जाहिर है कि अल्लाह ने मुझसे वो काम नहीं लेना था। लेकिन मुझे तालीम देकर मुझे वो शऊर दिया कि मैं अपने माशरे के लिए, अपने लोगों के लिए एक अच्छी सोच आगे बढ़ाऊं। और सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बिकॉज मैं जानती हूँ जिस तरह मेरी एज की और मेरे इर्द गिर्द जो नौजवान हैं वो किस तरह सोचते हैं कि जी हमारे पास तो ये डिग्री है और हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। वो ज़रूरी नहीं है कि जो जिस चीज़ की आपने डिग्री हासिल की हुई आप उसी को यूज़ करके उसी की कोई जॉब उसी लेवल पे कर रहे हो। जिस माशरे में नौजवान दो तबकों में बटे हुए हों, ठीक है ना, वो एक तबका जिसके पास तमाम सहूलियात हैं, बिल्कुल, लेकिन सलाहियतों की उतनी ज़्यादा उनके पास नहीं है कि वो बासलाहियत हो। एक वो नौजवान जो पाकिस्तान का एक मुतवस्सित तबका है, लेकिन उसके बच्चे, उसके नौजवान बहुत बासलाहियत हैं, लेकिन जब जॉब के लिए जाएगा तो उसका बाप कोई मिनिस्टर होगा। मैं फिर भी समझती हूँ कि बहुत नौजवानों की एग्जाम्पल ऐसी है जिनके पास कोई मीन्स नहीं थे, जो बड़े हम्बल फैमिली से आए हैं, जिनके पास कुछ नहीं था, खाने के पैसे नहीं होंगे शायद बचपन में, उन्होंने अपनी मेहनत से वो भी ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां वो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि आप जो है ना करेंगे, मेहनत करेंगे, लोगों की जो ये सोच है परवीन साहिबा कि नहीं जी हमारे तो कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, हमारे कोई मीन्स नहीं है, तो हम लेकिन आपको जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ है आयशा, बताइए ना। जॉब ढूंढें, कुछ और करें, क्या करें, निकल के कुछ करें। मैंने आप जो है लोगों को छोटे छोटे रोजगार,
मेरे पास एक साहब ने फ़ोन किया कि जी आप रोज़गार दीजिए। अजीत साहब हैं, उन्होंने मेरे इस काम को कहा कि आप जब कम्युनिटी लेवल पे काम करें 5-10 हज़ार रुपये से दीजिए आप उनको। वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक MBA MA पास, मैं नहीं कहती कि मेहनत करने से कोई आ रहा है, उसको कहेगा गड्ढा खोद दो तो खोद देगा नहीं। आपके मुल्क में है ज़रूरत उनकी, आप उनको इस्तेमाल करें, अपने मुल्क को तरक्की दें, लेकिन कहाँ है। थैंक यू परवीन साहिबा, शो का टाइम ख़त्म हो चुका है। बहुत हमने ऐसी बातें की जिनको नहीं कोई डिस्कस करता, और यूथ के मुतालिक बातें की, आपको ऐसे लोगों से मिलवाया जो अपने अपने शोबों में बहुत कुछ कर रहे हैं विदाउट वांटिंग एनी अप्रिसिएशन। उनको कोई जो है वो कोई रिवॉर्ड उसका नहीं चाहिए, उनको लगता है उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप शो में आए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक आपके सारे एफर्ट्स में। जिमी जी, यू नो, आपकी जो एक मिरेकल स्टोरी है वो मैं डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन एनीवेज आपने हमसे शेयर की, मुझसे शेयर की, एंड आई एम जस्ट थैंकफुल कि आप शो में आए हैं। थैंक यू वेरी मच परवीन साहिबा, आप भी, आमिर आप भी, और मुज्तबा आप भी, एंड गुड लक आपकी जो अभी यौम तकरीर आ रहा है। कोशिश करेंगे हम भी उसकी कुछ फुटेज अपने शो में दिखाएं। नाज़रीन, कल हम मिलेंगे 10 बजे, और कल हम आपको मिलवा रहे हैं 3 ऐसी बहनों से जिन्होंने मिल के अपने करियर का आगाज़ किया और इतना नाम कमाया, इतना नाम कमाया। बेंजामिन सिस्टर्स से कल आपको मिलवाएंगे, तो कल ज़रूर हमें मिलिएगा 10 बजे। ये वक्त है मेरा, खुदा हाफ़िज़।